अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रेड एश्योरेंस क्या होती है। ट्रेड एश्योरेंस अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो फर्ज करें आपके किसी बंदे से कोई डील हो रही है। अब आपको नहीं पता कि जिससे आपकी डील हो रही है वो कौन है, कैसा है, आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर लेगा। तो आप किसी बंदे को दरमियान में एज अ गारंटर रख लेते हैं कि जी इस बंदे की गारंटी होगी। अब वो बंदा कौन होता है? वो बंदा ऐसा होता है जिसकी कोई मार्केट में वर्थ होती है, जिसका कोई सोसाइटी में नाम होता है। इसी तरह ट्रेड एश्योरेंस अली बाबा पे होती है। अब अली बाबा क्या करता है, वो आपको कहता है जी अगर आप ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू पेमेंट करेंगे तो मेरी गारंटी है कि अगर कोई मसला हुआ तो आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। ट्रेड एश्योरेंस काम कैसे करती है? इसमें होता यह है कि आपसे पेमेंट ले ली जाती है, लेकिन अली बाबा सप्लायर को पेमेंट नहीं देता, अपने पास होल्ड कर लेता है। जब आपको सामान मिल जाता है तो तब उसकी पेमेंट रिलीज होती है, और ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट की चीज है। अच्छा, लोग ट्रेड एश्योरेंस क्यों नहीं करते? फिर इसलिए नहीं करते, कुछ लोग नहीं करते जो कि बहुत गलत करते हैं और उसमें उनके सारे पैसे भी डूब जाते हैं। वो ये करते हैं, वो कहते हैं जी ट्रेड एश्योरेंस की क्या जरूरत है, 3% या 4% हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वो कहते हैं जी हम क्यों पे करें, हम ये अपने पैसे बचा लेते हैं। उस बचाने का नुकसान ये होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो आप किसी भी सूरत क्लेम नहीं कर सकते। अगर ट्रेड एश्योरेंस नहीं है तो अली बाबा कोई जिम्मेदारी नहीं लेता आपके पैसों की, इसलिए ट्रेड एश्योरेंस बिल्कुल लाजमी है। अच्छा, अब उसमें यह है कि अली बाबा की मर्जी है। कुछ सप्लायर्स ऐसे होते हैं कि फिर उनका ट्रस्ट लेवल बन जाता है अली बाबा के साथ, बहुत पुराने हो जाते हैं, मिलियंस में उनका बिजनेस हो जाता है, पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव रिव्यूज इतने अच्छे हो जाते हैं कि अली बाबा कहता है कि ठीक है आप पेमेंट अभी ले लें, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम आपसे वापस मांगेंगे, आप वापस कर दीजिएगा। ये हमारा मसला नहीं है। अली बाबा चाहे हमसे लेके उनको फौरन पैसे दे दे, चाहे अपने पास होल्ड करे, जब तक हमें सामान मिल नहीं जाता हमें इसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमने ट्रेड एश्योरेंस ली हुई है। हमें पैसे देने का जिम्मेदार अली बाबा है अगर कोई मसला आता है तो। ये सेम केस अमेजोन में होता है। अमेजोन पे जब आप एज अ सेलर काम कर रहे होते हैं तो अमेजोन आपको पेमेंट करता है एवरी 14 डेज। 14 डेज के बाद क्यों पेमेंट करता है कि जितने ऑर्डर्स आपके पास 14 दिन में आए हैं वो आपके बायर को मिल जाए, उसका फीडबैक आ जाए कि उसे मिला भी है, नहीं मिला, गलत मिला है, किसी को रिफंड करना है, तो अमेजोन आपके पैसे रोक के रखता है। लेकिन एक टाइम आता है आपका अकाउंट पुराना हो जाता है, आपका ट्रस्ट लेवल बन जाता है, अमेजोन कहता है कि आप जब चाहें अपने पैसे ले लें। अगर आज मेरी सेल $10,000 की हुई है और मेरे अकाउंट में $10,000 शो हो रहा है तो अमेजोन कहता है ठीक है आप 10,000 लेना चाह रहे हैं, आप सारे पैसे ले लें, हालांकि अभी आपने ऑर्डर शिप नहीं किए हैं। अमेजोन को यह भी खतरा हो सकता है कि अगर आपने ना शिप किए, लेकिन अमेजोन को भी पता है कि आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। फिर भी अगर आप कर जाते हैं तो अमेजोन फिर भी बायर को पे करता है, अमेजोन जिम्मेदारी लेता है। अमेजोन कहता है कि अगर आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा कोई मसला नहीं, मैं पे करूंगा। लेकिन अमेजोन आपको भी फैसिलिटेट कर रहा है कि ये पुराना सेलर हो गया है, इस पे इतना ट्रस्ट लेवल बनता है कि अगर ये ऑर्डर कोई भी बेच चुका है तो ये पैसे आज ले ले और कोई मसला नहीं, ऑर्डर 4 दिन के बाद कस्टमर को मिल जाएगा। सेम केस अली बाबा पे होता है। अली बाबा भी यही करता है कि वो आपसे पैसे ले लेता है और जब जो लोग पुराने हो जाते हैं उनको फौरन पे कर देता है, और जो नए होते हैं उनके पैसे रोक के रखता है कि जब ऑर्डर्स मिल जाएंगे मैं तब आपको दूंगा। लेकिन हमने इस टेंशन में नहीं पड़ना कि सप्लायर 2 साल पुराना है या 10 साल, मिनिमम 2 साल होना चाहिए जो हमारा क्राइटेरिया है। अब आपने देख लिया कि सप्लायर के पास ट्रेड एश्योरेंस है, अगर नहीं है तो हम ऐसे सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस ही नहीं करेंगे। ये बात आपने अपने माइंड में रख लेनी है। आपको कुछ भी हो जाए, कितने भी आपके पैसे बच रहे हों, आपको बेनिफिट हो रहा हो, ऑर्डर जल्दी मिल रहा हो, एक्स्ट्रा फेवर्स मिल रही हों, फ्री में यूनिट्स मिल रहे हों, शिपिंग में पैसे बच रहे हों, हमने ऑर्डर प्लेस नहीं करना ऐसे बंदे के साथ जो ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू पेमेंट नहीं लेता या जो हमें ट्रेड एश्योरेंस ऑफर नहीं करता। हाँ, दूसरा हल आपके पास क्या है? पेपाल। पेपाल इटसेल्फ गारंटर है, बीच में वो खुद गारंटी ले रहा है। तो अगर आप पेपाल के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो तब आपको ट्रेड एश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पेपाल के थ्रू पेमेंट करने का मतलब ही यही है कि अगर कोई मसला आया तो आप पेपाल को क्लेम करेंगे। पेपाल भी फीस चार्ज करता है ना, 4% या 5% पेपाल आपसे परसेंटेज चार्ज कर रहा है, या आपके सप्लायर से चार्ज कर रहा है, या दोनों से चार्ज कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा होता है, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट चीजें होती हैं। तो पेपाल भी आप यही समझें कि ट्रेड एश्योरेंस है, लेकिन जब ट्रेड एश्योरेंस का लफ्ज आ जाता है तो ये अली बाबा की हो जाती है। लेकिन जब हम पेपाल के थ्रू कर रहे हैं तो गारंटी हमें फिर भी मिल रही है, लेकिन अब ये गारंटी हमें पेपाल दे रहा है। पेपाल एक पेमेंट मेथड है ना, आपने अपना बैंक अकाउंट लिंक किया होता है वहां से,
उस बैंक अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं पेपाल से गुजार के, तो अब पेपाल ने उसमें जिम्मेदारी ले ली है जी, अगर मसला होगा तो मैं रिफंड करूंगा। कोई भी मसला होगा, आपके ऑर्डर में कोई मसला आ गया है, आपको प्रोडक्ट पूरी नहीं मिली, क्वालिटी में इशू आ गया है, डिलेज हो गए हैं, आप कहते हैं जी डिले मुझे तो इस डेट को मिलना था, इससे लेट हो गया, आप फिर भी क्लेम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्ट्रैक्ट में तय होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जब आप सप्लायर के साथ कर रहे हैं तो उसमें आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि उससे सारी चीज़ें तय हो जाएं कि जी मुझे इतने दिन में सामान मिलेगा, अगर इससे लेट होगा तो आप मुझे 5% या 10%, अगर एक हफ्ता लेट है 5% आप मुझे रिफंड करेंगे, 2 हफ्ते लेट है 10% करेंगे, 1 महीना लेट है 20% करेंगे, 2 महीने से ऊपर हो गया तो मैं ऑर्डर लूंगा ही नहीं, फिर मुझे नहीं चाहिए, मेरा बिजनेस लॉस हो जाएगा, मेरी प्रोडक्ट उसके बाद नहीं चलेगी, फिर मुझे नहीं चाहिए, आप वापस रख लें, मुझे 100% रिफंड देंगे। ये सारी चीज़ें आपने अपने सप्लायर से तय करनी है, जो कि वेरी करती हैं सप्लायर टू सप्लायर भी और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी। लेकिन ट्रेड एश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखने जा रहे हैं कि शिपिंग मेथड्स क्या होते हैं और इनको टर्म्स क्या होती हैं। पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि ये इन अल्फाज का मतलब क्या है। शिपिंग मेथड का मतलब है कि आपने जो प्रोडक्ट अपने सप्लायर से खरीदनी है वो आपको किस तरीके से भेजेगा, इसको हम कहते हैं ये शिपिंग मेथड्स हैं। किस तरीके से भेजने का मतलब है वो आपको समंदर के रास्ते भेजेगा या एयरप्लेन के थ्रू भेजेगा, बाय एयर आपके पास प्रोडक्ट आएगी या बाय रोड आएगी। और इनको टर्म्स होती हैं कुछ इंटरनेशनल ऐसी टर्म्स हम लोग यूज करते हैं कि वो टर्म यूज करने से अगला बंदा समझ जाता है कि आपकी बात का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी हमें डीडीपी प्राइस चाहिए। डीडीपी का मतलब है कि डिलीवर ड्यूटी पेड। इससे हमें गर्ज नहीं है कि इससे क्या बनता है, आपको इसका मतलब आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, लाहौर में, आपने एक ऑर्डर प्लेस किया और आपने सप्लायर को बताया मुझे डीडीपी प्राइस चाहिए। सप्लायर को पता चल गया कि आपके डीडीपी बोलने का मतलब ये है कि आप जहां रहते हैं आपके घर में या आपके वेयर हाउस में आपको सामान चाहिए। आपने इस टेंशन में नहीं पड़ना कि आप कोई एजेंट हायर करें और फैक्ट्री से वो सामान उठाए, फिर वो आपका बहरी जहाज पे रखे और फिर यहाँ पे आए, अलग अलग 2-3 बंदे हायर करें। आप कहते हैं मुझे डीडीपी चाहिए। तो इनको टर्म, कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो हम यूज करते हैं जिससे बात अगले को आसानी से समझ में आ जाती है। अच्छा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शिपिंग मेथड्स। शिपिंग मेथड्स मेनली इसमें हम 3 या 4 यूज करते हैं। मेनली तो 3 है, एयर शिपिंग, सी शिपिंग और कोरियर। और बाय रोड भी हो सकता है, लेकिन बाय रोड बहुत ही कम होता है क्योंकि हम नॉर्मली अमेजोन के बिजनेस की बात करें तो हम अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं। सामान 99% केसेस में चाइना से ले रहे हैं, तो बाय रोड तो नहीं लेते हम, वो तो बाय सी आएगा या बाय एयर आएगा। या कोरियर का मतलब ये होता है कि अगर आपके थोड़े यूनिट्स हैं, आप कहते हैं जी ये आप मुझे बाय कोरियर भिजवा दें। अब कोरियर में अगरचे फिर दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं जी, आपको कौन सा कोरियर चाहिए, बाय एयर या बाय सी। लेकिन कुछ केसेस में होता है जी कोरियर आपको टाइम देता है कि 10 दिन में मिलेगा। अब वो 10 दिन में चाहे बाय सी लेके या बाय एयर लेके, वो उसका मसला है, आपका मसला नहीं। लेकिन आपको नॉर्मली आइडिया तो हो जाता है कि 10 दिन में बाय सी तो नहीं मिल सकता चाइना से यूके में, वो तो ऑफकोर्स बाय एयर ही आएगा। तो आपके पास मेथड्स हो जाते हैं बाय एयर और बाय सी के। अगर हम कोरियर को भी साइड पे कर लें, अब हमारे पास 2 बच गए। बाय एयर आपको पता है जी जहाज पे आएगा सामान, लेकिन किस पे, हवाई जहाज पे। और बाय सी का मतलब है कि बहरी जहाज पे आएगा, शिप पे सामान आएगा आपके पास। अब इसमें फर्क क्या है? ऑफ कोर्स जब बाय सी आएगा तो आपके पैसे कम लगेंगे, बाय एयर आएगा तो पैसे ज्यादा लगेंगे, क्योंकि जाहिर बात है बाय एयर के चार्जेस हमेशा ज्यादा होता है कि सामान जल्दी पहुंच रहा है आपके पास, और जो एयरप्लेन होता है उसमें जगह कम होती है। अब जगह कम है, सामान जितना आएगा तो सामान के पर केजी रेट उसका ज्यादा होता है। शिप बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो स्लो भी चलते हैं, और बहुत बड़ा शिप होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कंटेनर्स आ जाते हैं, तो फिर प्राइस पर यूनिट जो है वो कम हो जाती है। तो आप लोग अब ये चूज करते हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से भी। आप देखते हैं कि जी मैं ग्लास बेचने जा रहा हूं और ये ग्लास मुझे कॉस्ट कर रहा है $5 का, लेकिन $5 का तब मुझे कॉस्ट कर रहा है अगर ये बाय सी आएगा। अगर ये बाय एयर आएगा तो आप कहते हैं जी बाय एयर आएगा, ये तो मुझे $6 का कॉस्ट करेगा, मेरा तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो हम इसको बाय सी ऑर्डर करेंगे। कुछ केसेस में हम क्या करते हैं कि जब हम देखते हैं कि हम इधर से आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है हमारी दुकान पे सामान खत्म होने वाला है, हम कहते हैं जी आज अगर हमारी दुकान पे सामान खत्म हो जाता है,
जो भी बायर आएगा वो वापस चला जाएगा, तो वो दोबारा हमारी शॉप पे नहीं आएगा, वो कहेगा इनके पास सामान होता ही नहीं है। आप सप्लायर को कहेंगे जी मुझे 500 यूनिट बाय एयर भेज दो और 5000 यूनिट बाय सी भेज दो, कि बाय एयर आके अभी मेरे वो बिक रहे होंगे, तो जब तक वो बिकेंगे बाय सी वाला सामान मेरे पास पहुंच जाएगा। या कुछ लाइट वेट आइटम है, आप कहते हैं बिल्कुल ही लाइट वेट है, ये हमें बाय एयर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन को अफेक्ट नहीं कर रही, हम बाय एयर ले लेंगे। लेकिन नॉर्मली बाय सी जाएंगे, और कुछ केसेस में जब आउट ऑफ स्टॉक जा रहे होंगे या जल्दी लॉन्च करना है, या जब आपने रीऑर्डर किया हुआ है, ऑलरेडी बिक रहे हैं, रीऑर्डर किया और आपको कुछ यूनिट्स जल्दी चाहिए, तो कुछ बाय एयर आ जाएंगे, कुछ बाय सी आ जाएंगे। ये 2 शिपिंग मेथड्स हैं। अब आ जाते हैं जी इनको टर्म्स पे। इनको टर्म्स हमने मेनली 3 अपने जहन में रखनी है, एफओबी, डीडीपी और EXW, एक्सवर्क्स प्राइसेस। अच्छा जी, एक्सवर्क प्राइस आपकी वो होती है कि अगर आपको एक फैक्ट्री कहती है जी मैं आपको $3 में एक ग्लास बना के देता हूँ, फैक्ट्री वाला आपको कहता है जी $3 में एक ग्लास मिलेगा, लेकिन ये ग्लास आपके बना के मैं अपनी फैक्ट्री में रख दूंगा, यहां से उठाने आपने खुद है। अब आप एक थर्ड पार्टी एजेंट हायर करते हैं, वो वहां से जाता है, सामान उठाता है, कंटेनर में रखता है, पोर्ट पे लेके आता है, वहां से शिप में डालता है और आपके पास यूके पहुंच जाता है या यूएस से पहुंच जाता है। ये होती है एक्सवर्क्स प्राइस, कि फैक्ट्री वाले को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपका सामान कौन उठाएगा, कब पहुंचेगा, कब नहीं, उसने रेडी करके अपने पास रख दिया। जब आपने उसको फुल पेमेंट कर दी, फुल पेमेंट से पहले इंस्पेक्शन याद रखनी है, इंस्पेक्शन करवा ली, फुल पेमेंट कर दी, अब आपने अपना सामान खुद उठवाना है, तो ये है एक्सवर्क प्राइस। अच्छा, आप उसे कहते हैं जी नहीं, ऐसा करें कि आप मुझे एटलीस्ट पोर्ट तक तो सामान दे दें। यानी अगर आपका सप्लायर शंघाई में है, चाइना में, और उसकी शंघाई एक बहुत बड़ा शहर है, अब आप उसे कहते हैं जी ठीक है आप जहां भी हैं मुझे शंघाई पोर्ट पे दे दें सामान। वो आपको कहते हैं जी पोर्ट पे अगर मैं दूंगा तो मैं $3.10 चार्ज करूंगा, 10 सेंट में ऊपर चार्ज करूंगा। आप कहते हैं ठीक है, बजाय इसके कि मैं एक नया बंदा ढूंढूं जो वहां से उठाए और लेके जाए, उसको भी तो मैंने पे करना है, तो बेहतर है भाई आप ही मुझे दे दें एफओबी। तो जब वो बंदा आपको अपने शहर की या अपने मुल्क की पोर्ट पे दे रहा है तो वो एफओबी है, दूसरे मुल्क की पोर्ट पे नहीं। अगर आप चाइना से सामान ले रहे हैं और आप कहते हैं मुझे यूके पोर्ट पे दे दो, ये एफओबी नहीं है। एफओबी ये है कि आप कहते हैं कि मुझे यहाँ पे दे दो, अपने मुल्क में, जिस मुल्क से आप सामान खरीद रहे हैं उस मुल्क की किसी भी पोर्ट पे दे दो, जो भी आपका रेट तय हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे ये एफओबी प्राइस है। एक प्राइस आ जाती है फिर डीडीपी। आप कहते हैं जी क्या मैं एक एजेंट हायर करूंगा, उसे कहूंगा जी शिप पे क्या रेट लोगे, कब यूके पहुंचेगा, यूएसए पहुंचेगा, कैसे रिलीज होगा। आप उसे कहते हैं जी फैक्ट्री वाले को जी ये काम भी आप ही करें, एजेंट आप ही हायर करें, मैंने नहीं हायर करना, मुझे नहीं पता मुझे अगला बंदा कैसा मिलेगा, क्या होगा। और जब सामान फैक्ट्री से निकल गया, थर्ड पार्टी के पास चला गया, एजेंट के पास, और फैक्ट्री वाले से आपने एक्सवर्क लिया था या एफओबी लिया था, एफओबी मिल गया, अब सामान लेट हो गया, नहीं पहुंचा, तो आप सप्लायर को कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका उससे तय ही हुआ था एफओबी या एक्सवर्क प्राइस। अब एक्सवर्क आपने ले ली तो सप्लायर जिम्मेदार नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि आपने हमेशा डीडीपी प्राइस लेनी है, ताकि जब तक आपका सामान आपके वेयर हाउस पे या आपके घर पे नहीं पहुंच जाता, सप्लायर के सर पे तलवार लटकती रहे। सप्लायर को पता हो कि अगर इस बंदे का सामान टाइम पे नहीं पहुंचा, या लेट हो गया, या खराब हो गया, कोई मसला हो गया, तो मुझे रिफंड करना पड़ेगा। तो हमने कोशिश करनी है कि हमने डीडीपी प्राइस लेनी है। हाँ, कुछ केसेस में आप वर्किंग कर सकते हैं कि अगर आपको किसी एजेंट के थ्रू कम पैसे पड़ रहे हैं तो फिर वहां पे फिर इंश्योरेंस करवाएं, सामान की गारंटी हो सामान की, क्योंकि फिर सप्लायर जिम्मेदार नहीं है। एक और होती है डीडीयू, यानी हमने ये जिक्र किया कि या तो फैक्ट्री के अंदर से सामान उठा लें आप, EXW हो गया, या आप अगर शंघाई से सामान ले रहे हैं तो उस पोर्ट पे, शंघाई की पोर्ट पे सामान ले रहे हैं तो एफओबी हो गया, और अगर आप अपने मुल्क में जहां आपको सामान चाहिए अपने घर पे ले रहे हैं तो डीडीपी हो गया। लेकिन अगर आप अपने मुल्क की पोर्ट पे सामान ले रहे हैं तो ये डीडीयू हो गया। यानी आपने लाहौर में सामान मंगवाना है, आपने सप्लायर से कहा जी मुझे डीडीयू दे दे। डीडीयू का मतलब ये होगा कि एफओबी नहीं, एफओबी से आगे, यानी उसकी जिम्मेदारी है आपके मुल्क में अगर कराची पोर्ट है तो कराची पोर्ट पे सामान दे दें, ये है डीडीयू। आप उसे कहते हैं जी आप मुझे कराची पोर्ट पे दे दें, आगे क्लियर मैं खुद करवा लूंगा, तो ये डीडीयू है। लेकिन अगर आप कहते हैं डीडीपी, तो उसका मतलब है कि कराची पोर्ट के आने के बाद क्लियरेंस भी आपके सप्लायर की जिम्मेदारी है। वो पाकिस्तान में उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी न किसी और एजेंट के साथ, उससे वो राब्ता करके आपका सामान क्लियर करवा के आपको देगा। बेहतर है कि हमेशा डीडीपी प्राइस पे जाएं या चलें डीडीयू पे चले जाएं।
लेकिन एफओबी नहीं जाना चाहिए, जा सकते हैं लेकिन जाना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। और एक्सपोर्ट पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जैसे फैक्ट्री से सामान निकलेगा उसकी जिम्मेदारी खत्म। कोई मसला है कुछ है वो कहेगा मैं जिम्मेदार नहीं। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। टर्म्स भी आपको पता चल गई, शिपिंग मेथड्स भी आपको पता चल गए कि जब भी आपने सोर्सिंग में जाना है आपको शिपिंग मेथड्स बाय एयर और बाय सी का पता होना चाहिए, और इनको टर्म्स का पता होना चाहिए कि आपको डीडीपी चाहिए, डीडीयू चाहिए, एफओबी चाहिए या एक्सवर्क्स यानी EXW चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि फ्रेट फॉरवर्डर से कांटेक्ट किस तरीके से किया जाता है शिपमेंट के लिए। फ्रेट फॉरवर्डर क्या है और शिपमेंट क्या है, पहले इस पे बात करते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर वो बंदा या वो कंपनी है जो आपका सामान चाइना से या किसी भी मुल्क से उठा के दूसरे मुल्क में पहुंचाता है जहां पे आपको चाहिए, वो होता है फ्रेट फॉरवर्डर। शिपमेंट आपका वो सामान, जो आपका सामान है, जो आपके बॉक्सेस हैं, जो आपकी प्रोडक्ट है, उसको कहते हैं शिपमेंट। अब आप फ्रेट फॉरवर्डर कहां से ढूंढेंगे, ट्रस्टवर्दी फ्रेट फॉरवर्डर आप कहां से ढूंढेंगे? गूगल पे आप चले जाएंगे, आपको बहुत से मिल जाएंगे। हो सकता है आप एक फ्रेट फॉरवर्डर से राब्ता करें, वो आपका सामान उठा के गायब हो जाए, आपको पता ही ना चले। तो हम ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि वो बंदा ठीक हो, हमारा सामान हमें मिल जाए? आपने इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि इस तरह किसी के कहने पे किसी भी थर्ड पर्सन से फ्रेट फॉरवर्डर की सर्विसेज आपने नहीं लेनी, अनलेस कि आप पर्सनली उसे जानते हैं या कोई गारंटी है। बल्कि मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अलीबाबा के थ्रू ही काम करें, पर्सनल गारंटी को आप छोड़ दें। आपका क्लाइंट है, यूके में आपके क्लाइंट बैठा है, $50,000 की उसकी इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी गारंटी पे फ्रेट फॉरवर्डर ले लें चंद पैसे बचाने के लिए या खुद कुछ कमीशन लेने के लिए, और उसके सारे पैसे डूब जाए, प्रोडक्ट गायब हो जाए, आप कुछ भी नहीं कर सकें। वो सारा मलबा आपके ऊपर आ गिरेगा, सारा लॉस वो कहेगा आप बियर करें, वो आपके ऊपर केस करेगा, वो आपके ऊपर लॉ सूट फाइल करेगा। तो आपने ये काम हमेशा अलीबाबा के सर डाल दें। आपने अलीबाबा के थ्रू काम करना है ताकि डॉक्यूमेंटेड काम हो, गारंटी हो, ट्रेड एश्योरेंस हो। फॉर्मूला यहाँ भी वही है जो मैंने आपको 5 टिप्स बताई है ना अलीबाबा पे सप्लायर की, जिससे आपने सामान लेना है। फ्रेट फॉरवर्डर की टिप्स भी वही है, उसके भी उसी तरह 3 जेम्स होने चाहिए, उसके भी उसी तरह वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होना चाहिए, ट्रेड एश्योरेंस, हर चीज जो 5 टिप्स मैं आपको बता चुका हूँ, वही वाली 5 टिप्स आपने फ्रेट फॉरवर्डर के साथ राब्ता करते हुए भी देखनी है और उन्हीं को आपने फॉलो करना है। अभी हम प्रैक्टिकली जाके देखते हैं, अलीबाबा खोलते हैं। कि पहले तो मैंने आपको बताया कि अलीबाबा पे सप्लायर कैसे ढूंढते हैं, प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें फ्रेट फॉरवर्डर कैसे मिलेगा जी वहां पे। आए चेक करते हैं। चलें जी, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। उसी तरह हमने अलीबाबा खोल लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की जगह हमने कर दिया सप्लायर्स, और यहाँ पे अब हमने प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखना, हमने लिखा फ्रेट फॉरवर्डर्स। आप सिर्फ फ्रेट फॉरवर्डर लिखें तब भी डिटेल आ जाएगी, लेकिन हम आगे डिटेल भी लिख लेते हैं मजीद। चाइना टू, हम कहते हैं जी हमारा क्लाइंट यूके में है जी, चाइना टू यूके, Amazon FBA लिख लें या चाइना टू यूके लिख लें। उसके बाद हमने एंटर कर दिया तो हमारे सामने ये फ्रेट फॉरवर्डर्स की डिटेल्स आना शुरू होगी। यहाँ पे वही चीजें हमारे पास, ये देखें जेम्स, बल्कि इसके पास तो 5 है, बहुत ही अच्छा, और ये वेरीफाइड भी है, 7 इयर्स भी हो गए हैं। तो जो मैंने आपको टिप्स बताई थी उस क्राइटेरिया पे ये बंदा पूरा उतर रहा है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास नीचे डिफरेंट लोग आ रहे हैं, हम किसी से भी राब्ता कर लेंगे। एक चीज जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जब इससे कांटेक्ट करना है तो आपने इसको CBM और प्रोडक्ट का वेट देना है, टोटल वेट देना है, तब आपको कोटेशन मिलेगी। आप इसे ये नहीं कह सकते सप्लायर को जी मैंने चाइना से यूके सामान भेजना, मेरे कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि एक पिलो है उसका वेट है 1 kg, लेकिन वो डायमेंशन में ज्यादा है, पिलो इतना बड़ा है। एक ग्लास है, मैं कहता हूँ बहुत हैवी ग्लास है, उसका वेट भी 1 kg है, तो रेट बराबर नहीं होगा। पिलो का रेट ज्यादा होगा क्योंकि वो जगह ज्यादा ले रहा है, कंटेनर में जा रहा है ना सामान, शिप में जा रहा है, उसमें वो जगह ज्यादा ले रहा है, चाहे वेट कम है। तो आप जब तक फ्रेट फॉरवर्डर को एग्जैक्ट उसका वेट और डायमेंशन नहीं बताएंगे वो आपको कोट नहीं कर सकेगा। अच्छा, और फिर कोटेशन भी अलग अलग होगी, कंट्री के अंदर भी लोकेशन के हिसाब से अलग अलग कोटेशन मिलेगी आपको।
आप फ्रेट फॉरवर्डर को ये भी नहीं कह सकते कि मुझे यूके में सामान चाहिए। आपको बताना होगा कि आपको लंदन में चाहिए, मैनचेस्टर में चाहिए, ग्लासगो में चाहिए, और इवन आपको पोस्ट कोड बताना होगा कि मैनचेस्टर में भी मुझे इस एरिया में चाहिए, अमेज़न के वेयर हाउस पे चाहिए, अपने वेयर हाउस पे चाहिए। एग्जैक्ट आप उसे एड्रेस पोस्ट कोड देते हैं तो तब वो आपको सही कोटेशन दे पाएगा। अगर आपने उसे ये नहीं बताया वो आपको सही कोटेशन ही नहीं दे पाएगा। अब हम इसमें से किसी पे भी क्लिक कर लेते हैं। तो चलें जी, हम इस सप्लायर के पास आ जाते हैं, लेकिन नहीं, क्यों नहीं आएंगे? आपको पता चल गया ना क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इसके पास 2 जेम्स हैं। मैं इस पे क्लिक करने वाला था कि मुझे ये नजर आ गया तो हम इस पे नहीं जाएंगे। आपको भी क्लिक करने से पहले ये पता होना चाहिए। नीचे वाले पे चले जाएं जी, नहीं इस पे भी नहीं जाएंगे क्योंकि यार इसके पास 1 जेम है। इससे नीचे अच्छा है जी, 4 जेम्स आ रहे हैं। अच्छा, सिर्फ 4 जेम्स काफी हैं या हमने ये भी देखना है 4 इयर्स और वेरीफाइड? एक्सीलेंट जी, इसके पास हम चले जाते हैं। उसी तरह चैट नाउ, कॉन्टैक्ट सप्लायर, अलीबाबा प्रोडक्ट सोर्सिंग में आप अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके सप्लायर से रब्ता कर लें या चैट नाउ पे कर लें। चैट नाउ का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, चाइना, हांगकांग, अमेरिका, यूके, टाइम डिफरेंस है। कोई 4 घंटे आगे है, कोई 2 घंटे पीछे है, कोई 3 घंटे आगे है, कोई 7 घंटे आगे है। तो इसलिए चैट नाउ इतना बाज़ दफ़ा हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता कि हम जब उनसे कांटेक्ट करते हैं तो उनका जो चैट पे जो नुमाइंदा बैठा है, जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव है, वो अवेलेबल नहीं है उस टाइम। तो हमें ये सूट करता है कि हम सप्लायर से कांटेक्ट करके उसको ईमेल कर देते हैं। ईमेल करते हैं, हमें वो बता देता है कि जी मैं आपको ये रेट दूंगा और इतने दिन में प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। आपका फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो आपको ये भी बताएगा कि इतने दिन में आपको मिलेगी प्रोडक्ट। वो आपकी उसके साथ कमिटमेंट होगी कि वो वहां से खुद पिक करेगा और आपको देगा। ये हमारे पास सारे सप्लायर की डिटेल आ रही है क्योंकि हमने उस पर क्लिक किया था, हमें पता चल गया क्राइटेरिया पे, तो ये पूरा उतर रहा है। रिस्पॉन्स रेट देखें, लेस देन 5 आवर्स इसका आ रहा है। एक्सीलेंट है। एक चीज यहाँ पे प्रैक्टिकली खुद ही पता चल गई ना आपको। अब खुद सोचे कि मैं क्या बात करने लगा हूँ आगे। अगर आपके माइंड में आ गई है कि मैं क्या करने लगा हूँ, इसका मतलब है कि आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और अगर नहीं आई तो फिर आपको मजीद फोकस करने की जरूरत है। मैंने जब अलीबाबा पे सप्लायर पे क्लिक किया था ना, तो रिस्पॉन्स टाइम का जो है ये बॉक्स और तरीके का था, यहाँ पे और तरीके से आ रहा है। वहां पे बॉक्स था, उसमें लेफ्ट साइड पे ये आ रहा था, यहाँ पे ये बिल्कुल अलग से एक आ रहा है। ये 4 लाइनें, इसके साथ 4 और चीजें नहीं आ रही। ये आप अपने छोटी छोटी चीज नोट करनी है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि बॉक्स में लिखा हो या बॉक्स से हटके लिखा हो, ऊपर लिखा हो, नीचे लिखा हो, जरूरी नहीं है एक चीज एक ही जगह पे आएगी। अब आप में से कोई बंदा आके इस पे क्लिक करे और वो कहे जी वो रिस्पॉन्स टाइम तो ऊपर एक बॉक्स में आता था, ये सर ने क्या बता दिया जी, यहाँ पे तो आ नहीं रहा। तो मैंने आपको बताया थीम चेंज होती है, बाज दफा कुछ पेज पे और आ रहा है, किसी पेज पे और आ रहा है, इंटरफेस चेंज होता है, कुछ भी चीज होती है। तो ये आपका काम है मेहनत से, गौर से, फिक्र से काम करना कि आपको पता हो कि क्या बात हो रही। हमें मिल गई जी लेस देन 5 आवर्स है, बेहतरीन है जी। रिस्पॉन्स टाइम 95% आ रहा है। वहां पे आपको याद आ गया, वहां पे परसेंटेज नहीं आ रही थी साथ, रिस्पॉन्स टाइम आ रहा था। हमने खुद आइडिया लगा लिया, अगर 8 घंटे से कम में रिप्लाई करे तो ठीक है, टाइम नहीं। 6 घंटे से कम में कर रहा है और अच्छा है, 5 से कम कर रहा है और अच्छा है, 4 से कम में एक्सीलेंट है। रिस्पॉन्स रेट हमारे पास 95% आ रहा है, एक्सीलेंट है। ट्रांजैक्शन इसकी 6,40,000 से ऊपर हो चुकी है। टोटल जो अमाउंट है, ट्रांजैक्शन जो नंबर है वो 478 है, यानी 478 लोगों का सामान ये चाइना से उठा के किसी भी मुल्क में पहुंचा चुका है। तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि इसने 478 लोगों का सामान पहुंचाया है और सही पहुंचाया, तो इसके पास जेम्स अच्छे आ रहे हैं, इसके पास रिव्यूज अच्छे हैं, इसके पास पेमेंट्स आई हुई हैं। तो आखिर इसका काम अच्छा है, तो इसके पास पेमेंट्स भी आ रही है और रिव्यूज भी अच्छे आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी सप्लायर से कांटेक्ट करना चाहें तो आप इसी तरीके से करेंगे। सिंपली अलीबाबा पे जाएंगे, प्रोडक्ट की जगह सप्लायर करेंगे और फ्रेट फॉरवर्डर चाइना टू यूके, चाइना टू यूएसए कुछ भी लिख देंगे। ये क्योंकि मैं अभी आपको इसी वीडियो के दौरान लिख के दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा। अब आपको खुद पता है, यहाँ सप्लायर्स पे जाके लिखना है। अब आपका काम है, जाएं अलीबाबा पे, खोलें अलीबाबा, सप्लायर्स को भी देखें, फ्रेट फॉरवर्डर को भी देखें, और ये 5 टिप्स को फॉलो करते हुए देखें कि आपको किसके साथ काम करना है और किसके साथ आपको काम नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि सप्लायर से निगोशिएट किस तरह किया जा सकता है। निगोशिएट क्या होता है? उससे बातचीत करना कि जी प्राइस बेहतर कर दो, क्वालिटी अच्छी कर दो,
पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो भी आप उससे एक मामला तय कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं हम ये निगोशिएट कर रहे हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहली चीज जो आपने माइंड में रखनी है, आपने सप्लायर को कहना है कि 6 महीने तक आप प्राइस चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको अभी ये प्राइस दे दे, 2 महीने बाद आप ऑर्डर प्लेस करें, ऑर्डर आप इन्वेंट्री री ऑर्डर करें, सेकंड या थर्ड ऑर्डर करें तो वो कह जी आप प्राइस ये होगी। क्योंकि अगर आप शुरू में और प्राइस ले लेते हैं, 2-3 महीने के बाद और है, आपका तो सारा प्लान ही डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो आपने उससे ये कमिटमेंट लेनी है, ये एक्स वर्क प्राइस, एक्स वर्क्स यानी फैक्ट्री के अंदर की प्राइस, क्योंकि डीडीपी प्राइस चेंज हो सकती है, वो आपके या सप्लायर के इख्तियार में नहीं है। कंटेनर के चार्जेस बढ़ गए, शिपिंग पे रश ज्यादा लग गया, उन्होंने प्राइस ऊपर कर दी, कोई भी वजह हो सकती है। तो आपने कहना जी फैक्ट्री में आप अगर ये मुझे $3 की दे रहे हैं तो आप मुझे 6 महीने तक $3 की ही देंगे। एक और चीज आपने जो उसके अंदर माइंड में रखनी है वो ये है कि आप जब उससे बात कर रहे हैं तो आपने अपने आप को एम्प्लॉय शो करना है। अब आपने उसके बाद 1-2 दिन के वेट के बाद आपने कहना जी ठीक है, मैंने डिस्कस कर लिया है, मैनेजर से किया है, अब वो आगे बॉस से डिस्कस करेंगे। इससे सप्लायर को ये लगेगा, उसे ये पता चलेगा कि बड़ी कंपनी है, वो आपको सीरियस लेगा कि जी बड़ी कंपनी है, 2-3 जगह से अप्रूवल्स आनी है, उसके बाद ये फाइनल होनी है बात। उसकी भी कोशिश होगी मेरी डील बन जाए इनके साथ। फिर आपने उसे कहना जी हम आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे। अच्छा, एक और चीज जो नेगोशिएट करने में आपने करनी है कि उसने जब आपको प्राइस दे दी, फर्ज करें वो कहते हैं जी $3 में आपको पिलो दूंगा। अब आपने उसको कहना है कि जी आप फर्ज करें आपका फाइनल हो गया $2.50 पे। अब आपने उसको कहना है कि जी आप इसमें मुझे पैकेजिंग भी दें, जो इंसर्ट कार्ड होना है, जो लोगो लगना है, जो पैकिंग है, क्योंकि हो सकता है पैकिंग की प्राइस को तो बाद में बताएगा ना, वो कहेगा जी प्रोडक्ट इतने की है, अब पैकेजिंग की ये कॉस्ट है। तो आप उसे कहेंगे नहीं मुझे इसी में पैकेजिंग करके दो, मैंने आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना है, मैंने आपको अच्छे ऑर्डर्स देने हैं, तो आप मुझे इसी के अंदर पैकेजिंग करके दें। फिर आपने उसे कहना मुझे इसी में डिजाइनिंग भी करके दें। लोगो डिजाइन पे कितना टाइम लगता है? इंसर्ट कार्ड आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता, कोई भी प्रोडक्ट जो आप खरीदते हैं, कहीं से भी खरीदते हैं, उसके अंदर जो कार्ड लगा होता है जिसपे प्रोडक्ट की पिक्चर और उसकी कुछ खसूसियात, उसके फीचर्स लिखे होते हैं, उसको हम कहते हैं इंसर्ट कार्ड। अच्छा, सप्लायर भी ये कोशिश करता है कि जी मैं आपको इंसर्ट कार्ड की डिजाइनिंग फ्री में दे दूंगा। $10-20 का काम होता है, या उन्होंने ऑलरेडी कोई एक डिजाइनर हायर किया होता है, उसको फिक्स सैलरी देते हैं, लेकिन वो भी अपने क्लाइंट को खुश करते हैं कि जी हम आपको डिजाइनिंग फ्री में दे रहे हैं, जी हम आपका लोगो डिजाइन भी फ्री में करवा देंगे। आप भी कहते हैं ठीक है जी, ये काम मुझे अलग से करना था, अलग से हेडेक भी थी, पे भी करना था, चाहे थोड़ी अमाउंट थी, लेकिन मेरा फ्री में काम हो रहा है, तो आप ये काम फ्री में वहां से करवा लेंगे। आपने भी उसे कहना है, वो भी कोशिश करेगा कि जी मुझे ये आप इसके अंदर ये सर्विसेज आप मुझे फ्री में दे दें। फिर आपने उससे निगोशिएट करने में एक और तरीका होता है कि उसके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है, लेकिन इसमें यह जरूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, आप गूगल ट्रांसलेटर यूज करें, बस उससे कम्युनिकेशन अच्छी हो, बात करने का अंदाज अच्छा हो, प्लीज कह के बात करें। जब वो किसी बात पे कह दे कि चले ओके मैं ये कर देता हूं, तो उसको ओके नहीं लिखना, उसे कहना थैंक यू वेरी मच, उसे कहना आई रियली अप्रिशिएट दिस। इस तरह की कोई भी वर्डिंग, ये फिक्स वर्डिंग नहीं आपने लिख देनी, फिक्स भी लिख दे कोई इशू नहीं है। और अगर आपने उससे कोई बात कही, उसने वो मान ली, तो आपने उसका थैंक यू बोल दिया। अब आप उसे कोई बात कह रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं जी कोशिश करें मुझे पैकेजिंग भी प्लीज इसी में दे दें, उसके एंड पे आप लिख देंगे योर सपोर्ट इन दिस मैटर विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, या इससे मिलता जुलता कोई और लफ्ज, कि वो देखे कि यार ये बंदा रिक्वेस्ट तो कर रहा है, साथ बड़ी वर्डिंग अच्छी यूज कर रहा है, ये अप्रिशिएट कर रहा है मुझे अगर मैं इसका काम करूंगा। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। अब इन चीजों का लैंग्वेज से ताल्लुक नहीं होता कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है या नहीं आती, ये तो मैंने आपको 2 लाइनें बता दी हैं, लिख के रख लें। किसी को भी रिक्वेस्ट करें, एंड पे ये लाइन साथ डाल दें, अगला बंदा इंप्रेस होगा, यार इस बंदे को बात करने का तरीका आता है, इस बंदे को पता है कि किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। ये स्टाइल नहीं करना कि उससे कह दे जी इतने में कर दो प्लीज, वो कहता है ओके, आपके ओके नहीं, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट दिस। इस तरह के कोई भी अल्फाज आप अपने तौर पे देख लें, गूगल ट्रांसलेटर पे इससे मिलते जुलते और अल्फाज देख लें, वो आप यूज कर लें। तो आपने 6 महीने तक उसे कहना कि प्राइस सेम रखेगा, पैकेजिंग का आपने उसे कह दिया कि ये प्लीज इसके अंदर कर दे, फिर आपने उसे कह दिया जी क्वालिटी की बात करती। फॉर एग्जाम्पल आप खरीद रहे हैं उससे पिलो, और पिलो के अंदर फिलिंग है 500 ग्राम्स की, और उसने आपको प्राइस दी $3, आपने उसे कर दिया $2.50 पे, करते करते आप उसको ले आए। अब आपने उसे ये भी कहना है कि फिलिंग 500 ग्राम ही होनी चाहिए, ये ना हो कि वो आपको बताए ही ना और वो फिलिंग 450 ग्राम कर दे।
वो कहे ठीक है जी प्राइस कम किया है, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए, आपने उससे कहना है जी प्राइस तो कम कर रहे हैं, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि जी 500 ग्राम्स ही है या उसने 450 कर दिया या 400 कर दिया, ये आपको पता चलेगा इंस्पेक्शन। जब आप इंस्पेक्शन करवाएंगे प्रोडक्ट की कि उसका क्वालिटी, उसका मटेरियल चेक करें, तो वहां पे ये चीज पता चलेगी। लैब टेस्ट होगा, टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है उसका लैब टेस्ट होता है, प्लास्टिक की है, ग्लास की है, तो हर तरह की लैब्स होती हैं जो टेस्ट करके बताती हैं कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ, कितना यूज हुआ। तो वो आपको इंस्पेक्शन में पता चल जाएगा। आप उसको बताएंगे जी मैं एक कंपनी में हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, मैंने तो अपने बॉस को बताना है, मैंने इंस्पेक्शन भी करवानी है, तो मेक श्योर कर लेना कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना मेरी जॉब को प्रॉब्लम हो सकती है। आपने उसे इस तरीके से बात करनी है। फिर एक और काम आपने करना है, आपने किसी और सप्लायर से रेट लिया हो या किसी और वेबसाइट से रेट लिया हो, उसे स्क्रीनशॉट भेजना है, लेकिन उस कंपनी का नाम हाइड करके उसे कहना है कि देखें मुझे एक और जगह से ये प्राइस मिल रही है, आपकी प्राइस बहुत ज्यादा है, तो वो नेगोशिएट करेगा। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं जी जब हमें उससे अच्छी प्राइस मिल रही है हम उससे बात क्यों करेंगे। हो सकता है आपको जहाँ से अच्छी प्राइस मिल रही हो उसके पास वो 5 टिप्स जो मैंने आपको सोर्सिंग में बताई हैं वो उस पर पूरा ना उतर रहा हो, उसके पहले रिव्यूज गंदे हों, वो नया ऑर्डर लेने के लिए आपको प्राइस दे रहा हो कम, क्वालिटी आपको खराब दे दे, आप क्या करेंगे बाद में। तो इसलिए आप प्राइस और जगहों से भी लेंगे। क्यों लेंगे? आप प्राइस 1 जेम वाले से भी ले लेंगे, लेकिन उससे डील कभी नहीं करेंगे। प्राइस उससे इसलिए ले लेंगे कि उसकी प्राइस आप दूसरे को दिखाएंगे। तो ये सारी एक टेक्निक्स है। इसके अलावा कोई और चीज आप अच्छी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये हो सकता है कि अगर उनका कोई खास दिन है, ये आपको पता होना चाहिए कि उनका चाइनीज न्यू ईयर आ रहा है, या अगर यूके में है उनकी क्रिसमस है, कोई भी है, कोई ऐसा दिन है उनका, जिस तरह हमारी ईद होती है, उनके कोई भी दिन आते हैं, उन दिनों में आपकी उनसे बात हो रही है, आप उन्हें विश कर दें। आपको पता चल जाता है कि इसकी बर्थडे है, वो आपको बता देता है, सप्लायर बता देता है, फ्रेट फॉरवर्डर बताता है, कोई भी है कि जी मेरी बर्थडे आ रही है, उसको विश कर दे। अच्छे अखलाक बहुत जरूरी हैं, रूटीन से हट के भी, बिजनेस से हट के भी, और बिजनेस में तो ये आपको फायदा देते हैं। जितने अच्छे तरीके से बात करेंगे, अगले से फ्रेंडली माहौल में बात करेंगे, वो आपको बेहतर से बेहतर प्राइस देने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हमने अलीबाबा पे सप्लायर के साथ ऑर्डर किस तरह से प्लेस करना है। अब आप में से कोई ये भी सोच सकते हैं कि ये कोई बताने वाली बात है जी, हम किसी को भी कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, 1000 यूनिट दे दो, वो आपको दे देगा। बिल्कुल वो आपको दे देगा, लेकिन आपके पास क्या गारंटी है अगर आपको सामान नहीं मिला या खराब मिला, आप क्लेम तो नहीं कर सकते। तो आपने ऑर्डर हमेशा प्लेस करना है अलीबाबा के थ्रू। अच्छा, पहली चीज आपके माइंड में ये हो कि आप जिससे भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपने उससे पहले सैंपल कॉल किया हुआ। आपने उधर से अपने कंपेटिटर का सैंपल कॉल किया जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बेच रहा है अमेज़न पे, इधर आपने अलीबाबा से सैंपल कॉल किया, उसकी आपस में इंस्पेक्शन की, उसको आपस में कंपेयर किया कि कौन सी चीज बेहतर है। आया कि ये वही चीज हमें सप्लायर ने भेजी है जो हमने उसे कही थी, जो मटेरियल हमने उसे बताया था, जो क्वालिटी हमने उसे बताई थी, क्या ये वही है या चेंज है। तो डायरेक्टली तो आप कभी ऑर्डर प्लेस करते ही नहीं ना 1000 यूनिट का। आप हमेशा 1 या 2 पहले सैंपल कॉल करते हैं, 2-3 जो टॉप के आप होलसेलर्स यूज करते हैं उनमें से। अच्छा, अब आपने उसमें से जिसको भी फाइनल करना है, तो आपने पहले क्योंकि सैंपल कॉल किया होगा, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, उसी को जाके रीऑर्डर करेंगे और रीऑर्डर करके क्वांटिटी उसमें चेंज करके आप नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे। एक ऑप्शन ये होगी कि आप सप्लायर से कहेंगे जो मैंने सैंपल कॉल किया था उसी के 1000 यूनिट चाहिए, मैंने कुछ नहीं करना। तो वो इंटरनली सारा फॉर्म खुद ही फिल करके आपको पेमेंट का लिंक फिर भेज देगा अलीबाबा के अंदर ही। यह आपने माइंड में रखना है कि अलीबाबा के थ्रू सारी आपकी कम्युनिकेशन और सारी डीलिंग अलीबाबा के थ्रू हो रही है। आपने आउट ऑफ द वे जाके कोई काम नहीं करना। आपको सप्लायर जितना भी अच्छा लगे, जो भी हो, लेकिन आपने ये काम नहीं करना, अदरवाइज आपके या आपके क्लाइंट के पैसे डूब जाएंगे और वो जिम्मेदारी आपकी होगी। तो आपने क्या किया, सप्लायर को कहा जी मुझे नया लिंक भेज दें। उसने अब आपको नया लिंक भेजा, उस पर आपने क्लिक किया, जाके पेमेंट की, ऑर्डर प्लेस हो गया। लेकिन हम इसको भी जाके प्रैक्टिकली देखते हैं कि सैंपल जब आपने कॉल कर दिया था, सैंपल किस तरह कॉल किया आपने, कि आपने उससे चैट करते करते कहा जी ठीक है, ये मटेरियल सब कुछ फाइनल हो गया, अब आप मुझे भेज दें सैंपल। तो वो आपको एक पेमेंट का लिंक भेजता है, आप उस लिंक पे जब पे कर देते हैं जाके, तो ऑर्डर आपका प्लेस हो जाता है और वो आपको भिजवा देते हैं। अब जब आपने सैंपल कॉल कर लिया, ऑर्डर आपके पास आ गया, रिसीव कर लिया आपने, तो ये आपके इंटरनल जो अलीबाबा का अकाउंट है वहां पे शो होना शुरू हो गया कि आपने ये सैंपल मंगवाया।
आप सिंपली जाके उस पर रीऑर्डर करेंगे और ऑर्डर प्लेस कर देंगे उसको। अब क्वांटिटी ज्यादा कर देंगे, या आप उसे दोबारा कहेंगे जी सैंपल मैंने कॉल किया था 1 का, अब मुझे 1000 यूनिट चाहिए, मुझे नया लिंक भेज दो। वो आपको इंटरनली नया लिंक भेजेगा, आप उस पर बाय कर लेंगे। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। चलें जी, मैंने आपको कहा कि हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। हम फिर आ गए अलीबाबा पे। अलीबाबा हमने खोल लिया और इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक टैब आ रहा है यहाँ पे ऑर्डर्स का। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आपने सैंपल कॉल कर लिया तो वो आपके ऑर्डर्स में ऑटोमेटिकली आ गया। हमने ऑर्डर्स पे क्लिक कर दिया, हमारे पास एक नया टैब खुल गया। यहाँ पे हमने ये एंड पे जाके देखना है, ये हमारे पास लिखा रहा है कंप्लीटेड क्लोज्ड 21 ऑर्डर्स। आपका नया अकाउंट होगा तो यहाँ पे 1 आ रहा होगा या 0। जब सैंपल कॉल कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 सैंपल कॉल किए हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 किए हैं तो 3 आ जाएगा। जो कुछ है आपके ऑर्डर्स यहाँ पे आ रहे होंगे। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्लिक किया और ये आपने एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ पहले। अब मैंने आपको जैसा कि एग्जांपल दी थी कि हम सिंपली री ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे जाके। हम फर्ज कर लेते हैं ये पिलो है, आप इसको इग्नोर कर दें, ये कौन सी प्रोडक्ट है। हमने जाके क्लिक कर दिया री ऑर्डर पे। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सप्लायर्स ईमेल एड्रेस, जो भी आपके सप्लायर का ईमेल एड्रेस है, कॉन्टैक्ट टेलीफोन, ये सब कुछ आ रहा है ऑलरेडी। प्रोडक्ट भी आ रही है क्योंकि आप री ऑर्डर कर रहे हैं ना। तो री ऑर्डर करने का मतलब है कि प्रोडक्ट भी पहले आ रही है, उसका मटेरियल भी पहले आ रहा है, एवरीथिंग आ रही है। अब आपने बस यहाँ से इसको सेलेक्ट किया जाके। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें कलर वेरिएशन है, यानी डिफरेंट कलर्स है। तो आपकी अगर कलर वाली प्रोडक्ट है तो आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने सैंपल व्हाइट कलर में कॉल किया था, अब आपको ब्लू में चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या पिंक, या जो भी आपका कलर है। नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। क्वांटिटी हम अब कहते हैं जी हमें 10,000 यूनिट चाहिए जी, तो हमने यहाँ पे 10,000 लिख दिया। और ये अगेन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो बॉक्स में आती है, जो बैग में आती है, या जो डजन्स के हिसाब से बिकती है। फॉर एग्जांपल हैंगर्स हैं तो वो डजन्स के हिसाब से बिकते हैं, पिलोज हैं तो वो डजन्स के हिसाब से नहीं है। तो जो भी रिक्वायर्ड आपका होगा, ग्राम्स में है, पैकेज उसका किस तरह का है, किलोग्राम में है, वो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया जी। और यूनिट प्राइस उसने हमें ऑलरेडी दे दी थी, जिस प्राइस पे हमने सैंपल कॉल किया था वही प्राइस यहाँ पे आ गई। फॉर एग्जांपल सैंपल उसने आपको दिया था $2 का, लेकिन वो कहता है कि अब आप क्योंकि ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो अब मैं आपको $1 का देता हूँ। जो आपकी प्राइस सेट हुई आपने यहाँ पे लिख दी, और प्राइस लिखने के बाद आप इस पे आगे शिपिंग मेथड पे, ये शिपिंग मेथड आपको किस तरह का चाहिए, सी फ्रेट है, एयर कार्गो है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, जिस तरह से भी है, या बिल्कुल छोटा पार्सल है और वो बाय पोस्ट आ रहा है। अब पोस्ट वाली कंपनी जिस तरीके से मर्जी लाए वो हमारा मसला नहीं है। तो हमने यहाँ पे कर लिया जी सी फ्रेट सेलेक्ट कर लिया जी। हमने कहा जी ये समंदर के रास्ते आएगा। फिर हमने कह दिया जी कि हम आपसे FOB ले रहे हैं, DDP या EXW। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, EXW होता है कि आपकी वो प्राइस जो आप फैक्ट्री में लेते हैं, यानी आप उसको कहते हैं कि जी ये आप मुझे जो प्राइस दे रहे हैं ये आप मुझे फैक्ट्री की प्राइस दे दें, वहां से उठाना और फिर उस कंट्री के पोर्ट और आगे पोर्ट, वो सारा मेरा मसला है। वो आपको कहता है जी फैक्ट्री में मैं आपको $1 की दे दूंगा, लेकिन ये सामान आपको मेरी फैक्ट्री से खुद उठवाना है। अच्छा, एक होता है FOB। FOB प्राइस ये होती है कि आप उसे कहते हैं जी आपके करीब तरीन जो पोर्ट है, आपने पोर्ट तक मुझे सामान देना, इसको कहते हैं FOB। यानी अगर चाइना से सामान मिल रहा है तो आप उसे कहते हैं जी मुझे FOB शंघाई की प्राइस दे देंगे, फैक्ट्री से उठा के शंघाई पोर्ट तक पहुंचा दें, आगे वहां से बहरी जहाज पे मेरी जो भी डील होगी वो मैं मंगवा लूंगा। और DDP होता है कि एवरीथिंग पेड। आप कहते हैं जी यूके में ये मेरा घर है, या ये मेरा वेयर हाउस है, अमेजोन का वेयर हाउस है, या थर्ड पार्टी वेयर हाउस है, आप चाहे अपने किसी दोस्त के वेयर हाउस पे मंगवा रहे हैं, बाद में अमेजोन को भेजेंगे, या डायरेक्टली अमेजोन पे मंगवा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं DDP प्राइस। तो अब हमने ये सिलेक्ट कर लेना है। हम कोशिश यही करते हैं 70 to 80% केसेस में कि हम DDP प्राइस लेते हैं, कि हमें टेंशन ही ना हो कि क्या 3-3 लोग हायर करें, एक फैक्ट्री से उठाए कंटेनर वाला वो पोर्ट पे लेके जाए, फिर वहां से आगे यूके पोर्ट पे पहुंचे, फिर आगे क्लियरेंस के लिए फिर हम डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने के बाद फिर वहां से एक कंटेनर करवाएं, फिर वो वेयर हाउस पे लेके जाए। तो हम फैक्ट्री को कहते हैं जी सारी कॉस्ट आप इस पे इंक्लूड करके हमें बता दें कि हमें DDP प्राइस क्या मिलेगी। हमने कर दिया जी DDP यहाँ पे, और उसके बाद शिपिंग फी जो भी है अगर आपकी उससे कोई तय होती है, या DDP में तो आपकी नहीं होगी शिपिंग फी, क्योंकि आप उसे कहेंगे कि आपने सब कुछ इसके अंदर ऐड कर देना। अब शिप इन जो भी डेज आपके तय हुए जी 21 डेज में, 25 डेज में, 28 डेज में, उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं आके। इनिशियल पेमेंट आप करते हैं 30%, ये मैं आपको बता चुका हूँ।
70% आप करते हैं जब आपका ऑर्डर रेडी हो जाने के बाद आप उसकी इंस्पेक्शन भी करवा लेते हैं, यानी उसको आप चेक करवा लेते हैं कि प्रोडक्ट ठीक है। चेक करवाने के बाद बकाया 70% पे करते हैं। अगर आपने पहले 70 पे कर दिया, इंस्पेक्शन बाद में करवाई, तो फिर जो भी मसला हो प्रोडक्ट में वो फैक्ट्री जिम्मेदार नहीं होगी, वो आपको कोई क्लेम नहीं देंगे। तो जब आपकी इंस्पेक्शन होगी, आपने किसी भी थर्ड पार्टी को हायर किया, इंस्पेक्शन करवा ली, बाकी 70% पे कर दिया, तो आपका ऑर्डर शिप हो जाएगा। अभी क्योंकि हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, यानी अगरचे री ऑर्डर है लेकिन अभी ऑर्डर प्लेस हो रहा है ना, अभी ऑर्डर शिप नहीं हो रहा, तो हम 30% यहाँ पे करेंगे। और जब आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा, वो आपको दोबारा लिंक भेजेगा। इंस्पेक्शन आपकी हो गई, उसने आपको लिंक भेजा, आप बकाया 70% पे करेंगे, ऑर्डर आपका वहां से शिप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इनिशियल पेमेंट जो भी, फॉर एग्जांपल हमने कहा जी $10,000 हमारी टोटल कॉस्ट इसकी आ रही है, तो 30% $3,000 हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए और हमने उसके बाद ये पेमेंट कर दी। हमारे पास ये पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं कि आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, टीटी यानी बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, पेपाल के थ्रू कर सकते हैं, एप्पल के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांसफर। लेकिन आपने जो भी करना है वो अली बाबा ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू करना है। अगर आपको सप्लायर डायरेक्ट अपना प्राइवेट अकाउंट नंबर दे देता है कि बस इसमें आप पैसे ट्रांसफर कर दें, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, तो अली बाबा या ट्रेड एश्योरेंस उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे अगर आपको ऑर्डर नहीं मिलता। और ये बात आपने याद रख लेनी है, आपने जो मर्जी हो जाए किसी भी केस में 1% भी किसी सप्लायर पे ट्रस्ट नहीं करना। ये आपकी जॉब का हिस्सा है। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ये आपकी जिम्मेदारी है कि जीरो ट्रस्ट। अगर आप किसी पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं तो आप अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट नहीं हैं। कोई भी आपके साथ फ्रॉड करके चला जाएगा, आपकी प्रोफाइल खराब हो जाएगी, आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, अपवर्क पे, फाइवर पे आप जिंदगी भर फ्रीलांसिंग नहीं कर सकेंगे। तो आपको जितनी मर्जी कोई मीठी और प्यारी बातें करे, आपने उसकी बातों में नहीं आना। आपने अली बाबा के थ्रू ही पेमेंट करनी है, अली बाबा के लिंक के थ्रू पेमेंट करनी है, ताकि अली बाबा या ट्रेड एश्योरेंस उसकी जिम्मेदार हो। कोई प्रॉब्लम आए, आप रिफंड क्लेम करें। आपको सप्लायर क्यों कहेगा? वो कहेगा जी अली बाबा के थ्रू आप करेंगे, 1% या 2% अली बाबा लेगा, आप डायरेक्टली मुझे पे कर दें, आपके पैसे बच जाएंगे। आपने अपने पैसे नहीं बचाने, क्योंकि पैसे आपके लग ही नहीं रहे। आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, आपका काम है ईमानदारी से काम करना और अपने क्लाइंट के पैसे बचाना। तो क्लाइंट के 2% बचाने के चक्कर में उसके 100% डूब सकते हैं। तो आपने क्लाइंट को भी पहले से बता देना कि हम ये 1 या 2 या 3% कभी नहीं बचाएंगे, हम अली बाबा के थ्रू ही पेमेंट करेंगे, ताकि अगर कोई मसला आए तो हम अपनी पेमेंट क्लेम कर सकें, हम रिफंड क्लेम कर सकें।